हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा था, जिसमें चैप्टर थर्ड हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 39 तक हम लोगों ने कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 39 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 46 है, तो 46 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे। और इसके बाद अगर इस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन आपको लगे कि हमको जानना ज़रूरी है तो आप वो सवाल हमसे पूछोगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जितना भी सवाल होगा एक जगह पे आप उसे इकट्ठा कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग आर, यानी लेखांकन की मान्यताएं हैं। Postulates of accounting are: A. Exchange, B. Period, C. Unity of measure, और D है all of these। पोस्टुलेट्स, यानी पोस्टुलेट्स का यहाँ पर मतलब हो गया कि क्या ट्रू है, क्या फैक्ट है आपका अकाउंटिंग में, जो जिसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, है ना। मतलब वो अपने आप में सही है। तो वो क्या क्या है आपका? एक्सचेंज है, पीरियड है, यूनिटी ऑफ मेजर है, या ऑल ऑफ दीज है। किसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ ऐसा फैक्ट जिसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, उसे हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब वो अपने आप में सही है। तो क्या है एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं। तो क्या ऐसे जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या इससे प्रमाण की ज़रूरत है? क्या ये पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग है? हाँ है ये, क्योंकि हम एक्सचेंज ही करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। पीरियड, आप जितना भी लाइफ टाइम है किसी भी बिज़नेस का, उसमें हम अकाउंटिंग करने के लिए एक जो है अकाउंटिंग पीरियड हम एक निर्धारित करते हैं कि इसके बीच में हम अकाउंटिंग करेंगे, इतने गैप के बीच में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो कि जनरली 1 साल माना गया है। तो इसका भी होना क्या, ये भी आपका पोस्टुलेट्स है, मतलब कि इसके आधार पर भी हम अकाउंटिंग करते हैं। हाँ, जैसे आपका पीरियोडिसिटी या अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको एक पीरियड के बीच में रखा गया है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी कहते हैं। मतलब 1 साल में आप अकाउंटिंग तो करोगे ही, तो पीरियड का होना भी यहाँ पे ज़रूरी है। फिर आप जो भी एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसका कुछ यूनिटी ऑफ मेज़र, यानी कि आप उसको नाप सकें। तो किस में नाप सकते हैं आप? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये भी, इसका भी होना ज़रूरी है। और इन सब जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिक है, ये सब आप करोगे ही, है ना। इसके लिए कोई आपको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग आर एक्सचेंज, पीरियड, यूनिटी ऑफ मेजर, ये सब कुछ होगा, यानी डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 41, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। ठीक है, ओमिशन ऑफ पैसे, यानी पैसे जो आप लिखते हैं उसको आप राउंड फिगर में लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कहता है कि ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर राउंड फिगर्स इन, समझाएंगे इसको, स्टेटमेंट्स
इज बेस्ड ऑन। ए है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, बी है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सी है आपका मेटालिटी कंसेप्ट, और डी है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। चलिए, कहता है ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। जैसे होता है ना आपका कि कुछ लेना है आपका, मान लेते हैं कि 45 रुपीज़ 04 पैसे, है ना। तो आप इसको राउंड फिगर में कितना लेते हैं 45। तो ये राउंड फिगर में जो हम फिगर लिए हैं इसे हम 0.04 जो हमने छोड़ा है, यानी पॉइंट के बाद जो हमने छोड़ दिया है राउंड फिगर में हमने ले लिया है, तो बोलता है ओमिशन ऑफ पैसे, हमने पैसे को यहाँ पर जो है वो छोड़ दिया है एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राउंड फिगर में हम 45 लिए हैं। ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्यों हम उसे छोड़ देते हैं और जो है जो अमाउंट है उसे हम राउंड फिगर में लेते हैं, तो कौन सा कंसेप्ट ऐसा कहता है, क्यों नहीं हम पूरा ले लेते हैं। तो ये कहता है आपका, पहले जान लो, मेटालिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको मेटालिटी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है आपका कि आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता हो, लेकिन आप सारे कंसेप्ट के बारे में अगर जानोगे तो आप जो है कंसेप्ट को छांटते जाओगे। जैसे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो इग्नोर करो, और लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो, है ना। तो क्या फ्यूचर में कोई आपका प्रॉफिट लॉस होने वाला है, ऐसा नहीं है। हम राउंड फिगर में आप ले रहे हैं, तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लॉस कुछ होने वाला नहीं है, तो उसकी तैयारी अभी से ऐसा कुछ करना नहीं है ना। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, एक ही मेथड जो है उसको हर साल आप अप्लाई करो, है ना। एक मेथड को पिक किया है तो आप उसे छोड़ो मत, हर साल उसी मेथड से चलो, तो ये भी नहीं होगा आपका। इसके बाद रियलाइजेशन, जिसे हम रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं, ये कहता है आपका कि जब आप ऑनरशिप गुड्स का डिलीवर कर देते हो तब जाकर के आप रेवेन्यू रिकग्नाइज या रियलाइज़ करते हो, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बनता है मेटालिटी, ऑप्शन तो आपने टिक कर दिया। अब मेटालिटी कंसेप्ट क्या कहता है, जो कि एक्सटेंशन है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का। कहता है कि जो आपका मेटालिटी कंसेप्ट कि जो आपका मटेरियल आइटम है, यानी जो इंपॉर्टेंट आइटम है, उसी को आप जो है बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके आओ। जो इमटेरियल है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसको आप राउंड फिगर में दिखा दो, या फिर क्या करो उसको राइट ऑफ कर दो, या इमटेरियल आइटम को दिखाओ नहीं, ये कहता है। तो ये जो आप राउंड फिगर में इसको कर रहे हो, ये एक तरह से इमटेरियल है। यूज़र्स को 45 रुपीज़ दिखाओगे या 45.04 ऐसे करके आप दिखाओगे तो कोई ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पे उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसको आप राउंड फिगर में भी दिखाओगे तो चलेगा, उससे जो यूज़र्स है, जो इन्वेस्टर है, जो क्रेडिटर है, उस पर एज सच कोई उसका डिसीजन मेकिंग पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए आप जो है इमटेरियल तरीके से जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो मटेरियल है 45 है, राउंड फिगर में दिखा दो, क्या ज़रूरत है उतना पॉइंट पॉइंट में करके और कंफ्यूज करने का, है ना। तो इससे उसके डिसीजन मेकिंग पे अगर ये दिखाओगे और ये दिखाओगे तो इससे उसके डिसीजन मेकिंग पे एज सच कोई डिफरेंस या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप राउंड फिगर में दिखा सकते हो। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, मेटालिटी की जो इमटेरियल आइटम है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर ये 0.04 जो है वो इमटेरियल है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। हर फिगर को आप इसी तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये अलग से झंझट दिखता है। तो आप राउंड फिगर में ले लो, क्योंकि वो इमटेरियल है, इससे कोई डिसीजन मेकिंग पे यूजर्स का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए राउंड फिगर पे ले लो। ये मेटालिटी कंसेप्ट आपका कहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 हो गया आपका। अब 42। देखिए, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है
कि इमटेरियल चीज़ जो है, बिना फालतू की चीज़ों को आप अगर आप रिकॉर्ड करने लगोगे तो फिर जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और आप जानते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं वो एकदम सिंपल होना चाहिए, है ना, जो किसी भी यूज़र्स को, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसको समझ में आ जाए। तो इस टाइप का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा है ना। तो यहाँ पर आपका मेटालिटी कंसेप्ट काम आता है, जो कहता है कि जो मटेरियल आइटम है उसी को रिकॉर्ड करिए, जितना भी इमटेरियल है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसको आप बिना मतलब का रिकॉर्ड करते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको ओवरबर्डन मत करिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिए। ठीक है, चल आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 41, 42। This system of recording business transactions based on dual aspect concept is called, ठीक है, तो ये सब तो आप जानते होंगे। This system of recording business transactions transactions based on dual aspect concept डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ए, डबल एंट्री सिस्टम, बी डबल अकाउंट सिस्टम, सी डबल बुक सिस्टम। अब देखिए कुछ कुछ ऑप्शन आपको सुनने में उटपटा लग रहा होगा, तो जो ठीक ठीक आपको लग रहा है उसी में टिक कर देना, सीधी सी बात है। जब आपने पढ़ाई शुरुआत ही किया होगा उसके समय से आप एक सुन रहे होंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो किस पे बेस्ड होता है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम है। ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव। जो सिस्टम आप जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं, है ना? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट, जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते ही हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये तो आप जानते हो, डेबिट कहाँ से आया है, क्रेडिट कहाँ से आया है, डेबेरे क्रेडेरे, ये सब कुछ आपको मैंने बताया था। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं। अब मान लो कि आप एक फर्नीचर खरीदते हो कैश में, तो ये ट्रांजैक्शन है। तो आप फर्नीचर खरीदे, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। नहीं जानते हो भी जनरल एंट्री, कोई बात नहीं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सपोज 10,000 का कैश चला गया, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 से। तो एक हो गया आपका डेबिट और एक हो गया आपका क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है ना? तो एक हो गया आपका डेबिट, एक हो गया आपका क्रेडिट। आपने रेंट पे किया बिजनेस का, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है 5,000 मान लेते हैं, और क्या आपने रेंट के तौर पे दिया, कैश दिया, तो क्रेडिट। तो आपने रेंट पे किया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, तो रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट हुआ, कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो गया आपका रियल अकाउंट के रूल से। खैर रूल छोड़ दीजिए, तो एक हुआ आपका डेबिट, एक हुआ क्रेडिट। ये आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, है ना? और इसी पे अब हम सारा जर्नल एंट्री वगैरह डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बनाते हैं। तो
ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इसमें जो भी हम ये सारा ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब क्या है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये क्या है आपका? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसको हम क्या कर रहे हैं? जर्नल बनाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को, जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं। एक सिस्टम है जिसमें हम डबल एंट्री कर रहे हैं। डबल एंट्री का मतलब एक डेबिट कर रहे हैं और एक क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं। दो का मतलब यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम, है ना। हम इंटर किए एक सिस्टम के तहत। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो किस पे बेस्ड है? तो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, एक आपका डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से, जो कि किस पे बेस्ड है? ये डबल एंट्री सिस्टम पे, जिसका इजाद लुकास पैसोली 1494 इटली के रहने वाले थे, जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, उन्होंने इजाद किया था, लुकास पैसोली। तो डबल एंट्री सिस्टम होगा। अब बाकी का ऑप्शन को आप बताना क्या है? डबल अकाउंट सिस्टम गलत है, डबल बुक सिस्टम भी गलत है, तो ऑल ऑफ दिस भी गलत होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ बस। तो सारा कंसेप्ट आप पढ़ के रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, ये आपके फीलिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है हम कर रहे हैं, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रो दिए हैं उसको भी रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा नहीं है ना, कि आपने रोया तो इस समय कितना पैसा खर्चा हुआ, आपके रोने में जो टाइम वेस्ट हुआ उसमें कितना, ये सब इमोशन वगैरह को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। मोटा मोटी काम करता है अकाउंटिंग एकदम, कि भाई पैसा में क्या हुआ, मनी में क्या हुआ, बस इसी से हमको मतलब है ना। हम बिज़नेस करने बैठे हैं, हमको प्रॉफिट से मतलब है। हम सबका जो है ईमानदारी और ये सब चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। मनी में क्या हुआ, एकदम सीधा सीधी बात बोलिए। तो कहता है यहाँ पर कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ ए कहता है एक्रूअल कंसेप्ट, बी कहता है कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, सी कहता है आपका कंटिन्यूटी कंसेप्ट। कंटिन्यूटी का यहाँ पर हो गया मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, लिखने का मतलब है इसका, ये कंटिन्यूटी लिख दिया है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और डी कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और डी कहता है नन ऑफ दिस, ए बी सी, और ये हो गया डी। तो फिर डी क्या कह रहा है? डी कह ही नहीं रहा है कुछ। चलिए देखिए, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी जो आपका पैसे में नहीं हो, मनी में नहीं हो, उस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ही नहीं करता है। कहने का मतलब है कि हमने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदा एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन हम आपको अमाउंट ही नहीं बताएं कितना में खरीदे, मनी बताए ही नहीं, तो क्या हम फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो मनी में ना हो, हम मेज़रमेंट क्या किस चीज़ में करते हैं, है ना, हम मेज़रमेंट मनी में करते हैं। अब बिज़नेस करने बैठे हैं, हम बिज़नेसमैन हैं, हम एक रुपये का हिसाब करेंगे, हमको मनी से मतलब है, हमको पैसे से मतलब है।
हम प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं, हम सर्विस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम पैसे कमाएं, हम प्रॉफिट कमाएं। हमको मनी चाहिए, मनी में हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। हम पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना। किसी के पर्सनल फीलिंग से यहाँ पर हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कहता है कि अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसी की ईमानदारी या किसी की बेवकूफ़ी या फिर किसी के कोई इमोशन को हम रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बैठे हैं। हर ट्रांजेक्शन जो बिज़नेस में होगा, अगर वो मनी में है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो मनी में नहीं है तो हम अकाउंटिंग उसको कोई जगह नहीं देंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। ये कौन सा आपका कंसेप्ट कहता है? तो ये आपका कंसेप्ट कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन को, इवेंट को हम मनी में उसको मेज़र करेंगे। अगर वो मनी में मेज़र करने के लायक नहीं है, यानी अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो हम फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बहुत शुरुआत में ही जब आपको मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था। हालांकि उस समय मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया था, लेकिन फिर भी बता दिया था कि मनी में जब तक ना हो तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया आपका, 43, 44, 45 और 46। 4 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, चलिए कवर करते हैं। 43 43, 44। Which concept required that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of account? Which concept required that those transactions which cannot be expressed in, which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of account? लीजिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा करके दे दिया आपको। बोलता कि कौन सा, अभी लंबा क्वेश्चन इसको लिखेंगे नहीं। कहता है विच कंसेप्ट रिक्वायर, कौन सा कंसेप्ट जो है वो रिक्वायर है दैट दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म में होता है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी वो ट्रांजेक्शन जो मनी में हो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो नॉन फाइनेंशियल हो उसे हम, यानी जो मनी में ना हो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये कौन सा आपका कंसेप्ट कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जो जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी जो ट्रांजैक्शन मनी में होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कौन सा कंसेप्ट कहता है? तो वो कहता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ऑप्शन दिया है आपका ए, बिजनेस एंटिटी। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में जब समझ नहीं आएगा तो पहले ऑप्शन छाट भी लीजिएगा। बी, पहले जो आएगा उसे आपको कर लेना है, जो नहीं आएगा उसको लास्ट में करना है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और डी कहता है नन ऑफ दीज। मनी मेजरमेंट जो वो ट्रांजैक्शन, कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जो कि मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो कहता है मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन, मनी में मेजरमेंट किया जाए जिस ट्रांजैक्शन को, वो आप उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी वो ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में ना हो, जिसको मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कहता है, अगर मान लो आपको ये ऑप्शन नहीं पता है तो तरीका ये है कि पहले 3 ऑप्शन, बिजनेस एंटिटी कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिजनेस के जो बिजनेस का ऑनर है वो क्रेडिटर होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहता है। तो आप बताइए कि ये क्या ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि आपका क्वेश्चन के हिसाब से? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो होगा नहीं, तो ये आपका सही है। ठीक है, हालांकि नन ऑफ दिस दे देता है तो उस समय आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज्ड एज पर द कंसेप्ट। सीधा ऑप्शन लिखेंगे हम यहाँ पर, सेपरेट एंटिटी, बी कहता है
गोइंग कंसर्न, सी कहता है कंसिस्टेंसी, और डी कहता है समय अवधि, टाइम पीरियड। जो लिखता है वही लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हम फिक्स एसेट और करंट एसेट को कैटेगराइज करते हैं, है ना, वो किस कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं? तो कैटेगराइज करते हैं ना, फिक्स एसेट है और ये करंट एसेट है अलग अलग, तो ये करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से, जो कि क्या करता है कि आपका जो लंबे समय तक बिजनेस चलेगा और बिजनेस हमारा कंटिन्यूइंग बिजनेस है, ये हमारा बंद नहीं होगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से ही हम कहते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, तो ये हमारा लोग लंबे समय तक व्यापार करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा एसेट है, जिसे हम फिक्स एसेट कहेंगे, जो 1 साल के बाद का है, और जो आपका 1 साल के अंदर भीतर जो कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलेंगे करंट एसेट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि इनडेफिनेट तक चलेगा, हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा और ये कभी बंद नहीं होगा। तो ये हम जान रहे हैं, ये कंसेप्ट कह रहा है आपका। अब इसी कंसेप्ट के हिसाब से अब हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है और कौन सा हमारा शॉर्ट टर्म एसेट है, यानी कौन सा हमारा करंट एसेट है और कौन सा हमारा फिक्स एसेट है। तो यही आपका डिसाइड करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, कि लंबे समय तक कौन चलेगा और कम समय तक कौन चलेगा, तो गोइंग कंसर्न, क्योंकि हमारा बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलने वाला है, अनंत काल तक चलने वाला है। तो यही आपका सही होगा। इसके बाद क्या कहता है आपका, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। फंडामेंटल अकाउंटिंग आपका अजम्पशन या फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यही 3 है आपका। अब इसमें से जो नहीं होगा उसको आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 46A। चलो, गोइंग कंसर्न है, बी कंसिस्टेंसी, सी कंजर्वेटिज्म, और डी एक्रूअल्स। ये होगा आपका, ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल ही है। ठीक है, तो चैप्टर 3 आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट आपका खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर आपका 4 स्टार्ट करेंगे, है ना। चैप्टर 4 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।